नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। नरसिम्हा राव सरकार के कांग्रेस शासन में एक वक्त तो ऐसा आया मानो वक्फ बोर्ड की ताकत बेइंतहा हो गई और मनमोहन काल में तो वक्फ बोर्ड की ताकत सुप्रीम कोर्ट के से भी ज्यादा हो गई। यानी वक्फ बोर्ड के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी नहीं की जा सकती थी। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया। 13 फरवरी को राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी तो लोकसभा में जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने इस रिपोर्ट को पेश किया। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया। जेपीसी रिपोर्ट में उनकी असहमतियों को शामिल नहीं किया गया, ऐसा कह के विरोध किया विपक्ष ने। जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 29 जनवरी को ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला, वहीं 11 मेंबर्स ने इसके विरोध में वोट किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट फर्जी है, इसमें विपक्ष की असहमतियों को डिलीट कर दिया गया, यह असंवैधानिक है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं। विपक्ष की आपत्ति के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्यप्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वे जोड़ सकते हैं, उनकी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 27 जनवरी को वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट की मंजूरी दी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई। इस पर बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को भी स्वीकार किया गया। अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया। इसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था, जिसके बाद से जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी। अब आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। वहीं कांग्रेस और समाजवादी समेत विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह मुस्लिम विरोधी है। नए और पुराने वक्फ कानून को देखें तो मोटे तौर पर नए और पुराने कानून में 4 बड़े नए अंतर दिखाई देते हैं। वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत यदि वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसकी जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। यानी अगर आपकी जमीन पे कोई दावा करता है तो उसकी सुनवाई भी वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल में होती। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो तो उसे ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जाती थी। वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होती थी। वक्फ बोर्ड के नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला अब ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील कर पाएगा। अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में सीधे अपील की जा सकेगी। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की ऑटोमेटिक संपत्ति नहीं घोषित होगी। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को भी शामिल किया गया है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम भारत छोड़कर चले गए। उनकी जमीनों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में बदलाव कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई, लेकिन हालात तब बद से बदतर हो गए जब कांग्रेस का नरसिम्हा राव काल आया। 1995 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1955 के बाद दूसरी बार वक्फ एक्ट 1954 में बदलाव किया। इस
बदलाव के बाद इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ मिल गईं। अब इस कानून के मुताबिक वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन R3R के मुताबिक अगर बोर्ड किसी संपत्ति को मुस्लिम कानून के मुताबिक पवित्र, मजहबी या परोपकारी मान ले तो वह संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती। अगर किसी को इस फैसले पे ऐतराज होता तो वह वक्फ से अपील ही कर सकता था, यानी जो आरोपी वही जज, यानी न्याय के सिद्धांत का भी पालन नहीं किया जा रहा था इस कानून को बनाने में। वक्फ एक्ट 1995 के आर्टिकल 40 के अनुसार यह जमीन किसकी है यह वक्फ बोर्ड का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड ही तय करता। इस कानून की एक खास बात यह भी थी कि जमीन या संपत्ति पर आखिरी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होता। इस कानून के सेक्शन 85 के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या अन्य अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। वक्फ बोर्ड के ऊपर सवाल मनमोहन सिंह के यूपीए काल 2 में खड़े होने शुरू हो गए, जब 2009 के बाद वक्फ की संपत्तियों में 2 गुने से ज्यादा इजाफा हुआ। 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कर उसकी शक्तियों को और अधिकारों को और अधिक बढ़ा दिया। 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कर जो शक्तियां बढ़ाई, उसके बारे में कानून में मानते हैं कि भारत में वक्फ बोर्ड को जो असीमित अधिकार हासिल हुए वैसे अधिकार तो सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों में भी हासिल नहीं है। उदाहरण के लिए एक वक्फ की संपत्ति घोषित होने के बाद वह सदा के लिए ही वक्फ के अधिकार में आ जाती है। दूसरे देशों में उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन भारत में यह बेहद पेचीदगी भरा रहा। भारत में हिंदुओं के ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी पर अनेक कानूनों के साथ जिला प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण रहता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ऐसा नहीं है। नए कानूनी संशोधन के तहत नए कानूनी संशोधनों को संसद से मंजूरी मिल गई तो संपत्ति विवाद से जुड़े 40,000 से ज्यादा वर्तमान मामलों का सिविल कोर्ट में अब निपटारा किया जा सकेगा। नई कानूनी व्यवस्था के तहत वक्फ विवाद से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के साथ रिट याचिका भी दायर की जा सकेगी। इससे पहले 2013 में वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद वक्फ के फैसले से ही असहमत व्यक्ति को वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता। किसी हिंदू या गैर मुस्लिम की संपत्ति को वक्फ घोषित कर नए कानूनी संशोधनों को संसद से मंजूरी मिल गई तो संपत्ति विवाद से जुड़े 40,000 से ज्यादा वर्तमान मामलों का निपटारा अब सिविल कोर्ट में होगा। नई कानूनी व्यवस्था के बाद वक्फ विवाद से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील के साथ रिट याचिका भी दायर हो सकेगी। देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन साल 2022 में भारत सरकार ने खुद बताया कि देश में 7,80,000 से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास करीब 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी कि वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। इनमें से 9,40,000 एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता शांत प्रकाश जाटव जी और तंजीम अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शांत प्रकाश जी आपसे कि वक्फ बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई और अब उन कानूनों का लग रहा है अंत हो रहा है जो तुष्टीकरण की देन थी, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या यह कानून में बदलाव 11 साल बाद, आपके शासन के 11 साल बाद आ रहा है,
तो आप लोग व्यस्त ज्यादा थे या इस ओर ध्यान नहीं था? संत प्रकाश जाटव जी। नहीं, देखिए, जिस तरीके से जो वक्फ कानून जो है समय समय पर उसमें सुधार किए गए, ठीक उसी तरीके से अब फिर से जो है उसमें सुधार करने की व्यवस्था बनाई गई है। तो कहीं खत्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसका लाभ जो है, जिस आशय और उद्देश्य से इसका वक्त का निर्माण किया गया था इस वक्त में, उसको ध्यान में रखते हुए कि इसका लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा मिले और जो दुरुपयोग हो रहा था इसकी शक्तियों का, उस पर भी अंकुश लग सके, इस आशय से इसमें जो है वक्त बिल में जो है सुधार किया जा रहा है। और इसके लिए सर्वसम्मति से जो है जेपीसी आपने जैसे बताया और देखा भी हम लोगों ने, वो सारा मैटर जो है वो जीपीसी कमेटी में गए और सबने मिलकर के सबने सुझाव दिए, और उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए कुछ 14-15 सुझाव जो आए उसको केंद्र कैबिनेट ने उसको स्वीकार कर दिया है। बजट सेशन में उसको रख दिया जाएगा और वो पास हो जाएगा, ऐसा लगता है। चलिए ठीक है। और यदि वो पास हो जाता उसके बाद में मैं समझता हूँ कि जो इसका उद्देश्य था, जो मजलूमों को उसके पैसे का लाभ मिल सके, क्योंकि किराया जो इसके संपत्ति के नाम पर जो इकट्ठा हो रहा था वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, और कुछ जो मठाधीश जो बने हुए थे वो लोग उसको अधिपत्य किए हुए थे, उनसे अधिपत्य किए थे, अधिपत्य खत्म हो गया। तंजीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। तमजीद जी, कहा जा रहा है या जो कानून है या मुस्लिम विरोधी है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बात किसी के विरोध और किसी के पक्ष की नहीं है। बात यह है कि सरकार का इंटेंशन मालाफाइड है। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा किया जाए और उन संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों में बांट दिया जाए। बाकी उनका कोई इंटेंशन नहीं है। नहीं, ऐसे विवेक बात मत करिए, आप सीधे बताइए। अभी जो कानून बन रहा है उसमें तो कहीं है ही नहीं कि वो संपत्ति बांट सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं। देखिए, एक बात समझिए, उस कानून में ये भी लिखा हुआ है कि जो अधिकार है वो सारा जिलाधिकारी को दे दिया जाएगा, और जिलाधिकारी किसके अंतर्गत काम करता है? अरे भाई, ये मठ है, मंदिर है, क्या इन्होंने बांट दिया क्या? उस पे भी तो जिलाधिकारी, जिला प्रशासन का अधिकार होता है। और आपको फिर बता दूं मैं, इसमें क्लैरिटी रखिए, पुराने वक्फ बोर्ड के पुराना जो कानून था उसका सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत यदि वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता तो उसकी सुनवाई तो किसी और कोर्ट में हो ही नहीं सकती थी। वह तो केवल वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में होता, उसमें सारे सदस्य मुस्लिम थे। यानी आप किसी की जमीन कब्जा कर लीजिए, सुनवाई के लिए वही आदमी के पास आइए। वो कोई वक्फ बोर्ड की बात नहीं है। आप अगर किसी भी बोर्ड में चले जाइए, चाहे वो सिख समुदाय में चले जाइए, चाहे वो क्रिश्चियन समुदाय में चले जाइए, जितने भी सदस्य होते हैं उसी समुदाय के होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। या किसी हिंदू बोर्ड के जो भी सदस्य है उसमें क्या कोई और धर्म के लोग हैं क्या? या किसी भी ये जो बोर्ड बने हुए हैं, रिलीजियस बोर्ड जो बने हुए हैं, ये तो बना ही इसीलिए कि तमजीद जी, जिस तरीके से इसको तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जोड़ा जा रहा था। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप विवेक बात कर रहे हैं, अस्पष्ट बात कर रहे हैं। आप किसी भी नहीं, अस्पष्ट क्यों बात कर रहा हूँ? आप बता दीजिए। आपने भी एक एग्जाम्पल दिया कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम होते हैं, आपने एग्जाम्पल दिया। आप मुझे एक बोर्ड का नाम बता दीजिए जिसमें नॉन रिलीजियस पीपल हो उस धर्म के, बता दीजिए। आप हिंदू बोर्ड में बता दीजिए, क्रिश्चियन बोर्ड में बता दीजिए, सिख समुदाय में। संत प्रकाश जाटव जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। संत प्रकाश जाटव जी बताइए। आप मुझे बताएं, हिंदुओं का कौन सा बोर्ड है भैया जो है ना ट्रस्ट बना हुआ है? जो भी ट्रस्ट, अभी एक बात बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट बना, उसमें आपने किस समुदाय वो ट्रस्ट बोर्ड है, समुदाय तो और वो बिल्कुल इंडिविजुअल है। नहीं, अभी आप अभी जो राम मंदिर ट्रस्ट बनाया उसमें आपने कितने सिखों को रखा, कितने मुसलमानों को रखा, कितने? अरे वो ट्रस्ट है, वो जो है तमजीद अहमद जी, ये बात आपको समझनी होगी कि वह कोई बोर्ड नहीं बनाता जिसको कानूनी शक्तियां प्राप्त हो। इस ट्रस्ट को आपने कानूनी शक्तियां प्रदान की। आपके शासन काल में एक के बाद एक विवादास्पद कानून लाए गए, और जिसके बाद से यह धारणा मजबूत होती गई कि वक्फ बोर्ड के जरिए कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने की कोशिश कर रही है। अब आप लोग देखिए, अब आप लोग एक तरफा बात करेंगे तो बात कैसे हो सकती है? जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वही आप कह रहे हैं, तो बात कैसे हो सकती है? अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा।
श्याम प्रकाश जाटव जी सुन लीजिए उनकी बात, फिर आप ही से जवाब लूंगा। नहीं, आपने एक सवाल पूछा कि वक्फ बोर्ड में सारे मुस्लिम हैं। मैंने एक सवाल पूछ दिया तो उसमें जवाब देने के लिए जाटव जी इधर उधर की बात करने लगे। ये तो कानून है ना। तमजीद अहमद जी, हम आपसे बार बार उसके सवाल का जवाब मिल गया है। एक और बड़ी बात मैं कह देता हूँ, ट्रस्ट में, चलिए छोड़ दीजिए धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिख मुस्लिम और उसकी तो बात छोड़ दीजिए, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं उस ट्रस्ट में, ये भी बता दे। जाटव साहब बैठे हुए हैं। अरे तमजीद अहमद जी, हम बोर्ड की बात कर रहे हैं जिसको भारत के संसद ने कानूनी शक्तियां प्रदान की थी। ट्रस्ट की तुलना आप उस बोर्ड से नहीं कर सकते हैं जिसको कानून बनाकर कोई भी बोर्ड हो, कोई भी संवैधानिक संस्थाएं हो, उसको कोई वक्फ बोर्ड की बात नहीं है। सारे बोर्ड या कोई भी संवैधानिक संस्थाएं हो तो सरकार उनको शक्तियां देती है कि वो ऑटोनोमस बॉडी होती है, वो अपने हिसाब से उस चीज को देख रेख कर सकती है। हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये बोर्ड में केवल वक्फ बोर्ड को शक्तियां मिली थी, न मंदिर को मिला था, न मठ को मिला था, न किसी और चीज को मिला था। आप कह रहे हैं कि मंदिर के नाम पे कोई बोर्ड ही नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि किसी को शक्तियां नहीं मिली। मेरी रिपोर्ट आपने पढ़ी ही नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं तंजीम अहमद जी। मैं सारी बातें आपकी समझ गया हूँ। मैं सीधी सी एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे सरकार का कोई मंशा नहीं है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा करना है, और कब्जा करना मकसद नहीं होता तो जो भी जेपीसी में जो भी डिसेंट नोट थे उसको हटाने की क्या जरूरत थी? भाई आप लोग बार बार वही बात कहते हो। सरकार ने कह दिया कि आप चाहिए तो ऐड करवा दीजिए। ऑलरेडी लास्ट में एनेक्चर में सारी असहमतियां आपत्तियां दर्ज हैं। आप बताइए ना कहाँ दर्ज है? एनेक्चर में बता तो रहा हूँ मैं आपको, एनेक्चर में आप खोल के देखेंगे सारी आपत्तियां दर्ज है। यही फर्क है ना। आप नहीं समझ रहे इन पेचीदगियों को कि सरकार की मंशा क्या है। कुछ दर्ज नहीं है, मजबूरन अमित शाह जी को बयान देना पड़ गया संसद भवन के अंदर, लेकिन अभी तक ऐसी कुछ भी जो भी डिसेंट नोट जितने भी सांसदों ने नोट कराए उसको ऐड नहीं कर रही सरकार। क्यों नहीं कर रही? आप हमसे सवाल कर रहे हो कि आप ऐड करा दीजिए। हम ऐड कैसे करा दे? हम तो मांग कर सकते हैं, हम सरकार नहीं है। आप इस चीज को फर्क को समझिए कि हम सरकार नहीं है। सरकार को ऐड करना है, सरकार ने अभी तक उसको ऐड नहीं किया है। ऐड कर दिया तो आप बता दीजिए, आप मेरे को दिखला दीजिए, भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं संसद में 10 मार्च के बाद पेश होगा तो वो आपत्तियां आपको भी दिख जाएंगी, हमको भी दिख जाएंगी। अभी आप कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि एनेक्चर में दिख रहा है। आप बताइए एनेक्चर में है, जब संसद में चर्चा सुन तो लीजिए भाई। आपने जो देखा है ना एनेक्चर में उसको काटा गया है, उसको डिलीट किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसको डिलीट किया गया है। मजबूरन गृह मंत्री अमित शाह जी को खड़ा होना पड़ा जब हो हल्ला मचा और संसद में उनको बोलना पड़ गया कि हम उसको अगर आपत्ति है तो उसको ऐड करेंगे। तक उसको आने दीजिए, बिल जब आएगा तो हम उस पर बात करेंगे। पहले वो आने तो दीजिए। अभी तक तो सरकार की मंशा यही थी ना कि उस डिस्टेंस नोट को डिलीट कर दिया जाए ताकि कोई डिस्टेंस ही ना दिखे, किसी भी तरीके का विरोध उसमें नजर ना आए। श्याम प्रकाश जाटव जी, इस सवाल का क्या जवाब आप देंगे कि सरकार की मंशा वक्फ बोर्ड की जमीनों को हथिया लेना है और अपने उद्योगपति मित्रों में बांट देना है? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस यहाँ पर वो गलत चाल चल रही है और ये चाल इनके गले में फंस जाएगी। दरअसल जो गरीब और मजलूम जो मुस्लिम हैं उनको जमीन का लाभ मिले, ये वक्फ बोर्ड में जो सुधार है वो इसलिए किया जा रहा है। और कांग्रेस जो है वो जो मुस्लिम समाज है उसका अपलिफ्टमेंट नहीं चाहता। जो पैसा किराए से आएगा उसका लाभ जो है मुस्लिम गरीब परिवारों को मिलेगा, उनके लिए स्कूल खुलेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल खुलेंगे। मगर ये कांग्रेस जो है ये विरोध करके मुस्लिम समाज के इस जो सुधार की जो योजनाएं बनेंगी उसको नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने अब तक मुस्लिम समाज को हमेशा गर्त में रखा है, आगे भी वही चीज रखना चाहते हैं। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो मुस्लिम के कुछ घराने थे उसका लाभ ले रहे थे, अब वो घरानों से छूट करके और जनता के बीच में, गरीब जनता के बीच में, मुस्लिम जनता के बीच में उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ये ओछी और गंदी और घटिया राजनीति कर रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक बार फिर फंसेगी। और जिस तरीके से चारों तरफ आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का और अन्य इंडी अलायंस के लोगों का जो समाज है वो विरोध कर रहा है, अब मुस्लिम समाज जो है आपकी इन हरकतों के कारण से आपका पुरजोर विरोध करेगा, आपके साथ जुड़ेगा नहीं, बल्कि उसको मालूम है कि हमारे जो हमारे हित का अहित अगर कर रहा है तो कौन कर रहा है, कांग्रेस कर रही है और इंडिया अलायंस कर रही है।
तो जाहिर सी बात है कि इस चीज का आपको मालूम पड़ेगा आने वाले चुनावों में। तंजीम अहमद जी, जी श्याम प्रकाश देखिए, जाटव जी कह रहे हैं मैंने कि सुन लिया आपकी जाटव जी। पार्टी तुष्टीकरण की नीति अपनाती नहीं। है, इसीलिए जो फायदा अब समाज के अंतिम पायदान पे खड़े मुस्लिमों को मिलना है वह कहीं उनको मिल ना जाए, इस कारण से आप राजनीति कर रहे हैं। मुझे जाटव जी की बात में हंसी के अलावा कुछ नहीं आ सकती है। जी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 से 15 साल होने को है, करीब 12-13 साल हो गया इनको सरकार में आए हुए। अब जाके वो कह रहे हैं कि मुस्लिम अपलिफ्टमेंट करेंगे, तो क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियां बेच के आप मुस्लिमों के अपलिफ्टमेंट करेंगे? इसी तरीके से आपने किसानों के साथ कहा कि किसानों का अपलिफ्टमेंट करेंगे, उनकी जमीन को आपने कब्जा करने की कोशिश की। इसी तरीके से तो आप अपलिफ्टमेंट के नाम पे तो देश बेच रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर ये माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट को लेकर इतने सीरियस हैं, हर साल दर साल आप उठा के देख लीजिए, माइनॉरिटी कोटे का बजट हर साल कम किया गया। और बजट तो छोड़ दीजिए, जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए था 20% भी एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे। जो बजट भी अलॉटेड है, आप उसका एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप उसमें 20% भी एक्सपेंड नहीं कर रहे। क्यों अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहे हैं? सरकार आपके पास है, कौन रोक रखा है? आपको सिर्फ झूठ बोलना है, सीधा सा मामला समझ लीजिए, और कोई मामला नहीं है। इनको वक्फ बोर्ड जैसे सबकी संपत्तियों पे इनकी निगाह है, जैसे नोटबंदी की तरह महिलाओं की, गरीबों की, किसानों की संपत्तियों को उन्होंने लूटा, उसी तरीके से किसानों की संपत्तियों को लूटने की उन्होंने चेष्टा की, उसको उद्योगपति मित्रों को बेचने की कोशिश की। वही चेष्टा वक्फ बोर्ड को लेके कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को इन्हें कब्जा कर रहा है और उसे उन उद्योगपतियों को कौड़ी के दाम पे बेच देना है। यही इनकी मंशा है। अच्छा बाकी तंजीम अहमद जी, एक छोटी सी बात बता दीजिए मुझे कि नई व्यवस्था के बाद वक्फ विवाद से जुड़े मामले अब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकेगी, इसे आप अच्छा कदम मानते हैं या खराब? नहीं तो कब नहीं हो सकती थी, कब नहीं हो सकती थी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे अभी भी खुले थे। और दूसरी एक बात और देख लीजिए आप, इस बिल के अंदर फाइनल अथॉरिटी तो डीएम को बना के रखा है कि डीएम कैन टेक एनी डिसीजन। वो तो सर्वे सर्वा होगा, उस पर्टिकुलर जो भी डिसीजन वक्फ बोर्ड का होगा, उस जिले में जो भी मामला होगा वो डीएम को सर्वे सर्वा बना रखा है। कौन सुप्रीम कोर्ट और कौन हाई कोर्ट जा पाएगा जब डीएम को आपने सर्वे सर्वा बना रखा है? आपने पूरा जो इस नेक्सस को बनाया है इस बिल के जरिए, पूरा ये नेक्सस बनाया हुआ है कि सरकार का पूरी तरीके से इस पे कब्जा हो और सरकार ये फैसला कर सके, समाज नहीं फैसला करेगा, सरकार फैसला करेगी कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को किस उद्योगपतियों को बेच देना है कौड़ियों के दाम पे। यही मंशा है, यही इन्होंने किसानों के साथ। लेकिन आपकी मंशा क्या थी? वक्फ बोर्ड 1995 के आर्टिकल 40 के अनुसार जमीन किसकी है, इसका वक्फ का जो सर्वेयर था और वक्फ बोर्ड ही तय करता था। इस कानून की एक खास बात यह भी थी कि जमीन या संपत्ति पर आखिरी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल का होता। यानी तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि वक्फ जाएगा और किसी भी संपत्ति पे कब्जा कर लेगा और वक्फ फैसला कर देगा और मान लेंगे लोग? कैसी बात है? अरे भाई, कानून आपकी तरफ से बना था जिसका विरोध हुआ। आप मुझे उदाहरण दीजिए ना, कौन सी संपत्ति वक्फ में कब्जा कर लिया, आप मेरे को बताइए कौन सी संपत्ति? जब कागज मांगा जाता है वक्फ बोर्ड, अरे तमाम ऐसे मामले हैं। वक्फ बोर्ड से अभी केरल से मामला आया, स्कूल की संपत्ति ले ली, कहे कि कागज नहीं है तो क्या हमारी संपत्ति नहीं होगी? किसी का बयान आ रहा है कि मुगलों के काल में पूरा हिंदुस्तान उनका था। वेग बात तो नहीं हो सकती ना। केरल का कौन सा स्पेसिफिक मामला है मुझे बता दीजिए आप, या कौन सा ऐसा मामला है वक्फ बोर्ड का जिसमें वक्फ बोर्ड गई हो, खाली पड़ी जमीन को उसने कब्जा कर लिया हो और कहीं सुनवाई? अरे मंदिर तक को कब्जा कर लिया, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि कौन सा मामला है? आप जरा गूगल में सर्च कर लीजिए कि कहाँ के मंदिर को वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार बताया। वो भी तब बताया जब पता नहीं। आप मुझे बताइए ना कौन सा मंदिर है? अरे मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि आप भी कुछ मेहनत करेंगे कि हम ही सारी मेहनत कर लें। अब आप गूगल सर्च करने के लिए ना तंजीम जी रुक जाइए। आप यहाँ आप खुद नहीं मेहनत करना चाहते हैं, आप एक बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे वक्फ बोर्ड की कमियों को छुपा के आप वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस शासन ने किया। देखिए, झूठ बोल के नहीं निकलने देंगे। नहीं तमजीद जी, आप ये समझ लीजिए, गूगल आपको करना है, मुझे नहीं करना है। मैं आपको बता दिया, वक्फ बोर्ड ने मंदिर की संपत्ति पर अपना अधिकार जताया और अधिकार के साथ ही उसे अपनी संपत्ति घोषित कर दी। कानून में बदलाव हुआ केरल में, इसी कारण से ऐसी चीजें आ रही हैं सामने। अब आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाएंगे? नहीं, प्रवक्ता तो आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ तो आप कह रहे हैं नहीं। आप बताइए, गूगल कर रहे हैं, गूगल कर लेगा तो आदमी गलत हो जाएगा। गूगल क्या क्यों करेंगे? नहीं, गूगल तो आपको करना है, गूगल आपको करना है। मैं तो आपको तथ्य बता रहा हूँ, आप उसको क्रॉस वेरीफाई करिए कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। आप हमारी पार्टी में झूठा आरोप लगाएंगे और गूगल हम करें। आप जब झूठ बोलते हैं श्याम प्रकाश जाटव जी, झूठ मत बोलिए। यहाँ आप गलत तथ्य रख रहे हैं तंजीम अहमद जी, आप गलत बात बोल रहे हैं। श्याम प्रकाश जाटव जी, भाजपा के प्रवक्ता बन के बात मत कीजिए।
नहीं, आपके देखिए, मन की बात ना हो, भाजपा के प्रवक्ता का आप दूसरों की जमीनें हड़प लीजिए, आप कानून बना दीजिए, जब आप सरकार में रहिए तो आप वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दीजिए कि वह जिसकी जमीन चाहे कब्जा ले और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, हाई कोर्ट में नहीं होगी। उसके बाद पूछते कहाँ लिखा है, कहाँ बताइए, कागज दीजिए। जमीन वक्फ बोर्ड ने जो जमीनों पर कब्जा किया, उनसे जब कागज मांगा गया तो अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी कि वह उनके पास कागज नहीं है, तो क्या जमीनें उनकी नहीं होंगी। श्याम प्रकाश जाटव जी, जवाब आप दीजिए। देखिए, आप झूठ बोलेंगे और निकल जाएंगे। नहीं, आपको बताते हैं, गुजरात में 2021 में वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाई कोर्ट को ये कहा कि ये जो है वक्फ की जमीन है, जो कि बाद में 2022 में क्लियर हुआ। उस पर उन्होंने गलत अपना क्लेम किया। ठीक इसी तरीके से लखनऊ में वक्फ संपत्ति 1862 के हिसाब से कई ऐसी संपत्तियों को उन्होंने अपने उसमें दर्ज कराया कि ये हमारी संपत्ति है, जिसका बाद में खुलासा हुआ। सूरत में 2021 का जो नगर निगम है, उसको भी आपने वक्फ की संपत्ति घोषित कराया, और वो 400 साल पुरानी बात है। इस तरीके का दावा जो है वो भी बाद में श्याम प्रकाश जाटव जी, इस पे मैंने पूरा एक आधे घंटे का शो किया हुआ है कि कौन कौन सी, इन्होंने तो आधे से ज्यादा लखनऊ को अपनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता दी, इन्होंने डीएम कार्यालय को बता दिया, एसपी कार्यालय को बता दिया, और हर जगह यही स्थिति है। लेकिन हम इनको सफाई देने के लिए नहीं, इनसे सफाई लेने के लिए थे। आप दोनों चर्चा में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपी न्यूज के साथ।